अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था डीसी मोटर। टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा। आज हमें उसके पास पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं। हम एमसीक्यूज करेंगे, हम थियरी के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी एमसीक्यू विच इज देयर ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़ें। कहा जा रहा है कि एक कॉइल ऑफ अ मोटर है। द कॉइल ऑफ अ सिंपल मोटर lies between the poles of a permanent magnet. The coil rotates about its axis when there is a current in it. What decreases the frequency of rotation of the coil? कह रहे हैं कि आपने एक डीसी मोटर इमेजिन करनी है। कॉइल रोटेट कर रही है। कह रहे हैं क्या करने से कॉइल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी, या आसान अल्फाज में ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द मोटर कम कैसे हो जाएगी। क्या ऐसा करेंगे आप कि मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। सो टेल मी, क्या करने से मोटर की स्पीड कम होगी, जल्दी से बताओ। कह रहे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तुम्हें पता है अगर तुमने मोटर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो मोटर तेज घूमती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग प्रोड्यूस होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से स्पीड कम नहीं होती। सो ए कैन नॉट बी द आंसर। बी में लिखा है रिवर्सिंग द करंट। आपको पता है अगर आपने करंट रिवर्स कर दिया तो मोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगेगी, तो स्पीड तो फिर भी कम नहीं हो रही। तो बी भी आंसर नहीं है। सी में लिखा है यूजिंग अ लोअर वोल्टेज। यस, अगर आपने वोल्टेज कम किया तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो मोटर हल्की घूमेगी। तो सी इज द राइट आंसर। डी क्यों नहीं हो सकता। डी में लिखा है यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। आपको पता है अगर आपने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इस्तेमाल किया तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इस्तेमाल करने से फिर वही वाली बात, मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। उन्होंने इस सवाल में क्या पूछा था, क्या करने से मोटर की स्पीड कम हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कम हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में मैंने बताया था। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की खास बात यह होती है कि ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, वो भी हर 180 डिग्री के बाद। और कौन सी पोजीशन में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ये वर्टिकल पोजीशन में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। लास्ट क्लास में सारी बातें हमने की हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी से बताओ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी बताओ। द राइट आंसर इज इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। तो क्या जवाब लगाऊंगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं व्हाई इज द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पे कॉइल क्यों लिपटी जाती है बेटा। सॉफ्ट आयरन की खास बात यह है कि सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेटिक मटेरियल पे कॉइल की वाइंडिंग करने का फायदा ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ वो मजीद बढ़ जाती है, वो स्ट्रेंथन हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन हो जाती है, स्ट्रेंथन्स द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। तो सही जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ओके नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग भी साथ साथ करोगे और मैं तुम लोगों के आंसर्स चैट पे पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज्ड इन अ सिंपल डीसी मोटर। इट रिवर्सेस द करंट इन द कॉइल। हाउ ऑफ्टन डज इट रिवर्स द करंट। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप भी सोचें, जवाब दें, फिर मैं प्ले करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। तो भाई सवाल में आपसे पूछा गया है कि कितनी फ्रीक्वेंटली, कितना ऑफ्टन करंट रिवर्स होता है। तो प्लीज रिमेंबर बच्चों, देखो एक जो कंप्लीट टर्न होता है ना, या एक कंप्लीट साइकिल जो होती है, एक कंप्लीट साइकिल होती है 360 डिग्रीज की। और करंट हर 180 डिग्री के हाफ, हर 180 डिग्री पे रिवर्स होता है ना। तो इसका मतलब 2 टाइम्स होता है इन 360 डिग्री, यानी हर हाफ साइकिल के बाद। एवरी हाफ टर्न, जब जब हर हाफ टर्न गुजरेगा, करंट क्या होता जाएगा, रिवर्स होता जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एक साइकिल 360 डिग्री की होती है, और वो हर 180 डिग्री के बाद करंट को रिवर्स करता है। यानी कि हाफ ऑफ द साइकिल पे वो करंट को रिवर्स कर देता है, हाफ टर्न पे वो करंट को रिवर्स कर देता है। या यूं भी कह सकते हैं आप कि वो 360 डिग्री में करंट को दो दो बार रिवर्स करता है। तो यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन का सही जवाब था बी। गुड, वेरी गुड बच्चों। एक और सवाल आ रहा है आपके सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 25। मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं ताकि आप इत्मीनान से, सुकून से, आप भी इस वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से देखें और फिर मुझे इसका जवाब बताएं। तो
क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास एक कॉइल है, कॉइल का नाम है पी, और जो पी के जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स है एन, और उस वायर की लेंथ है एल। फिर कह रहे हैं एक और कॉइल है, उस कॉइल का नाम है क्यू, उसके अंदर टर्न्स है 2n, और उसकी लेंथ है 2l। अब आपसे क्या पूछा गया है कि किस कॉइल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और किसके ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट होगा। देखो पहले तो मेन बात सुनो, एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, जिस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी मतलब वो लंबी है, लंबी तारों की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है भाई। लेंथ का पूछा है ना, लेंथ का। पी की लेंथ कितनी है सर, पी की लेंथ तो एल है। क्यू की लेंथ कितनी है, 2l। तो क्यू की लेंथ ज्यादा है ना, तो क्यू की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस किसकी है, क्यू की, ये बात तो तय हो गई, ग्रेटर रेजिस्टेंस क्यू की है। अब कह रहे हैं ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ टर्न्स से है। नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा है, पी में नंबर ऑफ टर्न्स है एन, और क्यू में नंबर ऑफ टर्न्स है 2n। तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स किस में हुए, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं क्यू में, तो टर्निंग इफेक्ट भी किसका ज्यादा होगा, क्यू का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेल्टा डी। वेरी गुड टू दोज ऑफ यू हु हैव डन दिस क्वेश्चन, और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 26। ये तो बहुत आसान है। कह रहे हैं व्हाट इज द पार्ट लेबल्ड क्यू, कह रहे हैं जो क्यू लेबल हुआ भाई ये क्या है, हर बच्चा जानता है, कार्बन ब्रशेस के बीच में जो गोल सा रिंग होता है, इस गोल से रिंग का नाम है अ कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 27। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग। आप जो YouTube पे वीडियो देख रहे हो आप भी पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर देखते हैं कैसे होगा। लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, बताइए क्यों इस्तेमाल होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो यहाँ पे जवाब बड़ा सिंपल है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम है करंट की डायरेक्शन को चेंज करना या रिवर्स करना, और वो भी कब, जब आपकी कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरेगी। सो यस यू ऑल आर राइट, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी फॉर ब्रावो। ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, वो भी इन द कॉइल, नॉट इन द डीसी सप्लाई। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अच्छा, अब एक क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बेसिक है, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बेसिक है, छोड़, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 29 बल्कि बेसिक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 मजे का। क्वेश्चन नंबर 29 करो, कम ऑन। आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग अगेन, आप इस पे टाइम लो, करो, और फिर मुझे आंसर बताओ। इस सवाल में तुम्हें पूछा जा रहा है तुमसे कि कॉइल किस तरह घूमेगी। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, कॉइल अपवर्ड या डाउनवर्ड तो घूमने से रही है। कॉइल अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे घूमेगी भाई, घूमती या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जवाब या सी होगा या डी होगा, ए और बी तो बेतुके कैसे ऑप्शंस हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें लगाना होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैं लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, ये आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर होती है, उल्टे हाथ की। ठीक है, उल्टे हाथ की फिंगर ये नॉर्थ टू साउथ रखनी होती है। ठीक है, इसके बाद जो करंट है ना, करंट, वो करंट, लेट्स से अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, इस वाली वायर की, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मेरी जो मिडल फिंगर है वो मेरे तरफ पॉइंट कर रही है। और जब मैं ऐसे करके, ये देखिए, जब मैं अंगूठा खोलता हूं तो यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रही है, और अगर यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रही है तो राइट साइड पर फोर्स नीचे लगेगी। एक तरफ से फोर्स ऊपर लग रही है, एक तरफ से फोर्स नीचे लग रही है, ये कॉइल पता है, ये कॉइल ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाएगी। सो द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी। दिस कॉइल इज गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डिड आई डू हियर। मैंने यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने से मुझे पता चला है कि ये कॉइल कैसे घूमेगी। यहाँ पे आपसे करंट की डायरेक्शन नहीं मांगी, यहाँ पे आपसे कॉइल की रोटेशन की डायरेक्शन मांगी। करंट की डायरेक्शन नहीं मांगी, कॉइल की रोटेशन की डायरेक्शन मांगी है। वो तुम सिर्फ तभी बता सकते थे जब तुम्हें पता होगा कि किस डायरेक्शन पर ऊपर फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन पर नीचे फोर्स लग रही है। जब मैंने फिगर आउट किया तो मुझे पता चला, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि एक साइड पे ऊपर फोर्स लग रही है, एक साइड पे नीचे फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से आपकी कॉइल ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। ठीक है, डी, डी फॉर डेल्टा।
ओके, अब एक काम करो, एक ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 32। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई सजेस्ट यू टू पॉज द रिकॉर्डिंग। जो ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं वो भी सुन लें। मैं पॉज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करें, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, और इत्मीनान से सवाल पढ़ें एंड ट्राई टू आंसर। भाई देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, सवाल बड़ा खतरनाक जबरदस्त सा सवाल है। ये जो अच्छा कम्यूटेटर देखें, ये थोड़ा अलग सा कम्यूटेटर है, काफी लंबा सा कम्यूटेटर है ना। कम्यूटेटर के दो साइड्स हैं, एक का नाम रख दिया पी, एक का नाम रख दिया क्यू। फिर कह रहे हैं सम चेंजेस आर मेड वन एट अ टाइम, आपने एक एक करके इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और फिर ये भी पूछ रहा है बताइए कौन कौन से चेंजेस करने से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। यानी ये जो कॉइल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। पहला चेंज क्या किया है आपने? पहला चेंज आपने ये किया है कि आपने डीसी सप्लाई रिवर्स कर दी। आपको पता है अगर आपने सप्लाई रिवर्स कर दी यानी पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ लगा दिया तो हाँ, ये कॉइल उल्टी घूमेगी। पार्ट अच्छा दूसरा कह रहे हैं द कॉइल इज टर्न्ड बिफोर स्विचिंग ऑन सो दैट पी स्टार्ट्स ऑन द राइट एंड क्यू ऑन द लेफ्ट। कह रहे हैं कि कॉइल ऑन करने से पहले आपने ना उसको पहले से टर्न करके रख दिया कि पी इधर आ जाए क्यू उधर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, मैं एक पंखा ऑफ रखूं ठीक है, और ऑन करने से पहले ना पंखे को थोड़ा सा घुमा दूं, तो जब मैं पंखे को ऑन करूंगा तो क्या पंखा इधर उधर घूमेगा? नहीं, पंखे ने जहां घूमना है वहीं घूमेगा। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। पोल्स अगर आपने रिवर्स किए तो बिल्कुल आपकी मोटर उल्टी घूमेगी। और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से उल्टी उल्टी नहीं घूमेगी भाई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सिर्फ स्पीड तेज होती है। तो इन चार में से दो काम करने से जी हाँ मोटर उल्टी घूमेगी। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल करूं, ये वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 33। जल्दी से कम ऑन, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, जल्दी करो। तो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है और वही वाली बात कि करंट को रिवर्स करता है, कॉइल को आपने 360 डिग्री घुमा दिया। कह रहे बताइए कितनी बार करंट रिवर्स हुआ होगा। यार अभी तो बताया अगर 180 डिग्री में करंट एक बार रिवर्स होता है तो 360 डिग्री में करंट दो बार रिवर्स होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज टू। सो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी एमसीक्यू से, आपका मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम थोड़े से थ्योरेटिकल थियरी के पास पेपर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहले हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पढ़ें क्या लिखा हुआ है, फिगर शोज अ सिंपल डीसी मोटर यूज इन अ टॉय कार। अच्छा आगे लिखा हुआ है टर्मिनल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड द मोटर रोटेट्स। अब जरा गौर से देखो भाई, तुम्हारे पास टर्मिनल ए और बी जो है ना, जो कार्बन ब्रशेस हैं वो बैटरी पे जा रहे हैं, मोटर घूमेगी। बैटरी दिखाई नहीं है इन्होंने, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ भाई मोटर घूम रही है। कह रहे हैं ऑन द फिगर ऐड लेबल्स इनसाइड द बॉक्सेस टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द मोटर इंडिकेटेड। कह रहे हैं ये जो खाली डब्बे इनको भरो। तुम्हें भी पता है यार, ये वाली चीज होती है ना मेरे बच्चों, ये होती है कार्बन ब्रश। क्या होती है? ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, ये कार्बन ब्रश होता है। और ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। बहुत आसान सवाल। अगर आपने एक कॉइल के या मोटर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो कह रहे हैं बताइए रोटेशंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लिखेंगे द स्पीड ऑफ रोटेशन, the speed of rotation increases, the speed of rotation increases। आगे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। क्या होगा कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दी या मैग्नेट रिवर्स कर दी, देखो अगर तुमने मैग्नेट रिवर्स कर दिया ना तो तुम्हारी जो कॉइल है वो भी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो तुम लिखोगे द कॉइल रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द कॉइल रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से आपको एक सवाल करना था ये वाला। मैं मोटर के इसी तरह के एक आध सवाल और करवाना चाहूंगा आपको। ये एक बहुत आसान सवाल था, आई नो दैट। ठीक है, और ये आपको समझ भी आया होगा, समझ आया ना? बोलो थम्स अप तो जरा जल्दी से अगर समझ आया तो, जल्दी कम ऑन। ये तो इजी था ना यार, थैंक गॉड, शुक्र। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़े से इसी तरह के मोटर के पहले थोड़े से और सवाल देख लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल है और ये अच्छा सवाल है, एक बार पढ़ो।
कह रहे हैं कि फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी प्लेस बिटवीन अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। ठीक है। कह रहे हैं कि कॉइल है, कॉइल के कोनों के नाम भी रख दिए। क्या नाम रखे हुए कॉइल के कोनों के? ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, ये सबसे अच्छे नाम होते हैं। फिर लिखा हुआ है देयर इज अ करंट इन द कॉइल। अच्छा, कॉइल में करंट भी फ्लो कर रहा है, दैट्स फाइन। फिर कह रहे हैं एन अपवर्ड फोर्स एफ of size 9.6 10 power minus 3 न्यूटन acts on the side AB of the coil। कह रहे हैं कि इस कॉइल की लेफ्ट साइड पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। वैसे ये बड़े चालाक लोग हैं। अब यार एक बात बताओ, अगर लेफ्ट साइड पे फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ, अब ये बता नहीं रहे लेकिन ये ऑब्वियस है कि राइट साइड पे भी फोर्स एक्ट करेगी भाई। ठीक है, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। अगर लेफ्ट साइड पर फोर्स एक्ट कर रही है तो राइट साइड पर भी फोर्स एक्ट करेगी। और फोर्स की आपको वैल्यू भी दी हुई है। फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9.6 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। वे कैन एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन द साइड ए बी। कह रहे हैं ये तो बताएं कि फोर्स लग क्यों रही है। देखो, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब एक तार में करंट होता है और अगर आपने उस तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस तार पर फोर्स लगती है। और हाँ, एक चीज और, तार को आपने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखना होगा। ये आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। टॉपिक में लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, मैं पूरा जवाब लिखवा रहा हूँ उसका, सुनिएगा देखिएगा। आप लिखेंगे देयर is a current in the coil and side AB is placed perpendicularly in the magnetic field। क्या लिखा है आपने? आपने लिखा देयर इज अ करंट इन द कॉइल। पहले तो आपने ये बता दिया। फिर आपने बताया जो साइड ए बी है वो कैसे रखी हुई है? वो परपेंडिकुलरली रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए बी एंड स्टेट हाउ द डायरेक्शन इज रिड्यूस्ड। क्या मतलब है? कह रहे हैं कि वो जो तार है ना ए बी, कह रहे हैं उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है ये बताओ। अब यार ये कैसे बताएं करंट की डायरेक्शन क्या है? वैसे एक बात बताऊं, मुश्किल नहीं है, तुम बता सकते हो। देखो, ये तीन उंगलियां है ना, ये बड़े काम की उंगलियां हैं भाई। ठीक है। इनके मैंने नाम बता रखे हैं। इसे कहते हैं फोर्स, अंगूठे को फोर्स कहते हैं, फादर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मदर। और ये आपका चाइल्ड है, करंट। तुम्हें दो डायरेक्शंस पता है, तुम्हें फोर्स की भी डायरेक्शन पता है और तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है। बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है ना? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती है नॉर्थ टू साउथ। तो देखो, मैंने ना राइट साइड पे, ये मेरा राइट है, ठीक है, दैट्स माय राइट। राइट साइड पे मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर रखी और मैंने जो थंब है ना, थंब वो मैंने ऊपर किया। तो जब मैं अपनी मिडिल फिंगर ओपन कर रहा हूं तो मेरी मिडिल फिंगर तो मेरी तरफ खुल रही है। मेरी तरफ खुलने का मतलब है बाहर की तरफ खुल रही है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब जो साइड ए बी है इसमें भी जो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट, वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, बी टू ए। तो देखो मैं जवाब क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा द करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। उसने कहा था करंट की डायरेक्शन को डिटरमिन करो, मैंने कर लिया डिटरमिन। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? करंट बी से ए फ्लो कर रहा है, इतना आसान है। फिर कह रहे ये भी बताओ कि तुमने डिटरमिन किया कैसे। तो बताओ तो, मैंने कौन सा रूल लगाया था, कैसे डिटरमिन किया मैंने? तुम बोलोगे द डायरेक्शन is deduced, direction is deduced by using Fleming's left hand rule। इतना आसान था। ठीक है। मैंने करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली? मैंने करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली, सिंपल। आसान है ना? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि बोथ साइड ए बी and side CD are 2.5 centimeter from the axis। ये कह रहे हैं कि जो साइड ए बी है और जो साइड सी डी है उन दोनों का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है। एक मिनट जरा पीछे चलो।
मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये है 2.5 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस भी है 2.5 सेंटीमीटर, ये उन्होंने मुझे खुद बोला है। दोनों डिस्टेंस कितने हैं? दोनों डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द या डिटरमिन द टोटल मोमेंट। अच्छा देखो, तुम में से कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू पैनिक। मैं तुम्हें मोमेंट फिलहाल सिखा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, मोमेंट टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट को। और मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे अगर तुम फिगर में देखो, तो तुम्हें फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, ये देखो 9.6 × 10⁻³ तुम्हें फोर्स भी गिवन है, और तुम्हें डिस्टेंस भी गिवन है फ्रॉम द एक्सिस विच इज 2.5। तो मोमेंट निकालने के लिए तुम्हें करना कुछ नहीं है। मोमेंट निकालने के लिए तुम्हें फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू डालनी है, डिस्प्ले डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू डालनी है, मोमेंट आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि टोटल मोमेंट निकालो। अच्छा, टोटल मोमेंट का मतलब ये है, तुमने खुद नोटिस किया होगा वहां पे दो दो फोर्सेस थी, तो मोमेंट भी दो दो आएंगे। दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए पता है क्या करोगे? टोटल मोमेंट निकालने के लिए तुम F × D निकालोगे, लेकिन उसी आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। बहुत सारे बच्चों को बाद में जब वो पढ़ने बैठते हैं, उन्हें याद नहीं आ रहा होता कि सर ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया था, ये बता दें सर, ये हम भूल गए। बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे इसलिए किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है कि यहाँ पर दो दो मोमेंट्स हैं, क्योंकि फोर्सेस दो दो थी। अब मैं वैल्यूज डालूंगा। देखो, फोर्स की वैल्यू थी 9.6 10⁻³ न्यूटन्स, यही थी ना? हाँ, यही थी। और डिस्टेंस की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं इसको। आंसर क्या आएगा? मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ये देखो कैलकुलेटर कहाँ गया, आ गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 2 × 9.6 exponent -3 × 2.5। फाइनल आंसर आ रहा है 0.048। तो फाइनल आंसर की जगह आप लिख देंगे 0.048। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, न्यूटन फोर्स का यूनिट था और डिस्टेंस का था सेंटीमीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.048 न्यूटन सेंटीमीटर। यूनिट का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यूनिट्स पहले से लिखे हुए आते हैं, लेकिन फर्ज करें अगर नहीं भी लिखे हुए आए तो आप यूनिट लिखना गलती से भी मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द कॉइल इज पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर। State the name of the device that connects the coil of a DC motor to the supply. मोटर के आगे क्या लगा होता है? कॉइल, आपको भी पता है ये कॉइल है। कॉइल के आगे क्या लगा होता है? कॉइल के आगे लगा होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ही तो सप्लाई को कनेक्ट करता है। ये देखो ना, सप्लाई बैटरी होती है, बैटरी से जो कार्बन ब्रशेस आ रहे हैं वो कार्बन ब्रशेस जाके किससे कनेक्ट होते हैं? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है ना। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आपकी कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट करती है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। फिर कह रहे हैं स्टेट वन चेंज टू द अरेंजमेंट इन द फिगर दैट प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट इन द कॉइल A B C D। कह रहे हैं ये जो ऊपर फिगर दी हुई है आपको, इस पूरी फिगर में क्या चेंजेस किए जाएं जिससे टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाए। तो मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। मुझे मोटर की स्पीड बढ़ानी है, मोटर का टर्निंग इफेक्ट बढ़ाना है, मोटर में क्या चेंजेस करूं? मैं जानबूझ के पॉज कर रहा हूं ताकि पहले आपके जवाब सुनूं फिर जवाब लिखूं। देखो, मैं मोटर के टर्निंग इफेक्ट बढ़ाने के सारे तरीके लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि किन किन तरीकों से टर्निंग इफेक्ट बढ़ सकता है। एक तरीका तो ये है कि इंक्रीज द करंट इन द कॉइल। इसके अलावा और मैं लिख सकता था यूज स्ट्रोंगर मैग्नेट्स। इसके अलावा मैं लिख सकता था इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इसके अलावा मैं लिख सकता था यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर इन द कॉइल। ये तमाम तरीके करने से मोटर का टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता, ठीक है। आई होप ये आपको याद हो गया और ये आपको याद रहेगा, ठीक है।
एक और कोई क्वेश्चन करते हैं जो कि मोटर के अलावा हो, जैसे मुझे क्वेश्चन पता है वो मैं आपको करवाता हूँ। वो बहुत मजे का सवाल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। और ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट है। स्कूल टेस्ट्स में भी बहुत आता है ये सवाल। देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। लिखा हुआ फिगर शोज अ स्ट्रेट वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द वायर कैरीज अ करंट इन टू द पेज। ओके, पहले तो आपको मैग्नेट के पोल्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना? एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। आपने नोट किया मैग्नेट के पोल्स के बीच में ये क्या रखा हुआ है? सर ये तो उन्होंने क्रॉस बनाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया भी था क्रॉस और डॉट का मतलब। क्रॉस का मतलब होता है द करंट इज इनटू द पेज, और डॉट का मतलब होता है द करंट इज आउट ऑफ द पेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक वायर है दोनों पोल्स के बीच में, और वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनटू द पेज फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। बहुत आसान सवाल है, मैं तुम्हें समझाता हूं क्या करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, याद रखो, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आप लिख दें N to S, बस ये काफी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं इस वक्त ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कह रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन बताओ। मुझे एक बात बताओ यार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है ना? तो मैं ऐसे देखो अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख रहा हूँ, राइट साइड पर। करंट इन टू द पेज है, तो मैं अपनी मिडिल फिंगर ना इन टू द पेज कर रहा हूँ। देखो मैंने स्क्रीन की तरफ की हुई है, स्क्रीन मेरा पेज है, स्क्रीन की तरफ मैंने मिडिल फिंगर की हुई है। जब मैं अंगूठा खोल रहा हूं तो मेरा अंगूठा नीचे पॉइंट कर रहा है, नीचे। यानी इसका मतलब हुआ कि इस वायर पर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है। उन्होंने कहा था ड्रॉ एन एरो, बना दिया मैंने एरो। सर आपने एरो नीचे की तरफ क्यों बनाया? बहुत आसान है। जब मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया तो मैंने देखा कि इस तार पर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। सर लेफ्ट हैंड रूल आपने कैसे अप्लाई किया? दोबारा अप्लाई करके दिखाएं, दोबारा देख लें भाई, बहुत आसान है। तीन फिंगर्स होती हैं, फादर, मदर, चाइल्ड। फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड यानी करंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरे राइट पे, राइट। तो मैंने इसीलिए राइट साइड पे अपनी इंडेक्स फिंगर रख दी। करंट जा रहा है इन टू द पेज, तो मैंने अपनी मिडिल फिंगर पेज की तरफ कर दी। अब जब मैं अंगूठा खोल रहा हूं तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि इस तार पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़े, पार्ट बी। पार्ट बी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में कह रहे हैं द फिगर शोज टू वायर्स, दो वायर्स दिखाई जा रही हैं आप। ईच वायर कैरीज अ करंट इनटू द पेज। दोनों तारों में करंट दौड़ रहा है और दोनों तारों में करंट की डायरेक्शन है इनटू द पेज। और जाहिर है ये ना भी बताते तो मैं पता चल जाता। क्रॉस का मतलब ही इनटू द पेज है, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। पहले पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट्स इन द वायर। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाइए। अब याद करो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मैंने बताया था देखो जब दो पैरेलल वायर्स होते हैं ना, अगर उनका करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो वायर्स अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट ऑपोजिट है तो वो रिपेल करेंगे। तुम मुझे बताओ इन दोनों वायर्स का करंट सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट है? तुम बोलोगे सर दोनों का करंट इनटू द पेज है, मतलब दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में, तो जाहिर है दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन की फील्ड कैसे होती है मैं याद दिला देता हूं, तुम्हें पैटर्न याद आ जाएगा। ये देखो एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, दूसरा थोड़ा सा ऐसे हाफ सर्कल बनाओ, और इनको इस तरह से जोड़ दो। और फिर थर्ड सर्कल जरा दूर बनाओ, दूर, डिस्टेंस बढ़ा देना, और इन्हें भी इस तरह से जोड़ दो। और उसके बाद एरोज बनाओ। एरोज कैसे बनाओगे? देखो ये वाला रूल याद करो, ग्रिप रूल। याद है ग्रिप रूल? करंट इन टू द पेज है ना, तो आप इन टू द पेज ऐसे थंब रखें राइट हैंड का और ऐसे अपनी हाथों को ग्रिप करें।
तो जब मैं इनटू द पेज अपने थंब को ग्रिप कर रहा हूं ना, तो क्लॉकवाइज फील्ड बन रही है, क्लॉकवाइज। तो आप सारे के सारे एरोस कैसे बना दो, आप सारे के सारे एरोस क्लॉकवाइज बना दो। ये देखो, मैंने बहुत एहतियात से एरोस को क्लॉकवाइज दिखाया है। यह सुनो, सर आपको कैसे पता चला एरोस क्लॉकवाइज बनेंगे? क्योंकि मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और अपने हाथों को ग्रिप किया। तो जब मैं अपने हाथों को ग्रिप कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज ग्रिप बन रही है। तो बेटा ये काम करने के मेरे 3 नंबर आ गए। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं देयर इज अ फोर्स ऑन ईच वायर। जाहिर है ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। कह रहे हैं ड्रॉ एरो ऑन ईच वायर। अच्छा भाई देखो, ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चले ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि भाई मुझे ये बात मालूम है कि अगर दो तारों का करंट सेम डायरेक्शन में होता है, ग्रिप एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो सकती है बेटा? राइट हैंड से करना है, राइट हैंड से। राइट हैंड से अपना अंगूठा पेज की तरफ करो और ग्रिप करो, ऐसे। राइट हैंड से अपना अंगूठा पेज की तरफ रखो और ग्रिप करो। ये राइट हैंड रूल होता है, ये वाला। वो जो 3 उंगलियों वाला है वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का रूल है। सही है। हाँ, तो ये कह रहे थे भाई फोर्स की डायरेक्शन बना के दिखाओ। अबे भाई देखो, फोर्स की डायरेक्शन बनाना कौन सा मुश्किल है? ये तो मैं बता ही चुका हूं कि करंट से एक दूसरे को क्या करते हैं, करंट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बस दोनों तारों पे क्या करो, अट्रैक्शन वाली डायरेक्शन में फोर्स दिखा दो। देखो ना, एक तार पे राइट की तरफ दिखा दी, एक पे लेफ्ट की तरफ दिखा दी। यूं दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस इतना आसान है, हो गया ये सवाल। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डेफिनेटली और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप इनको अपने तौर पे भी अटेम्प्ट करें। और मेरी तरफ से चैप्टर ये खत्म हो गया, मैं इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।